औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? क्या मुगल साम्राज्य और भी ज्यादा स्ट्रांग बना, या जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पतन शुरू हो गया? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इब्राहिम में। जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, तब उसके जो पुत्र थे उनके बीच मुगल साम्राज्य की गद्दी को लेकर कुछ मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिसके बावजूद उन्हें युद्धों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें जो औरंगजेब का पुत्र था मुअज्जम, उसने अपने भाइयों को युद्धों में हराकर उनकी हत्या करवाकर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। और ये मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से आसीन हुआ। जब ये मुगल गद्दी पर आसीन हुआ तब इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई और उन चुनौतियों से उसने खुद को कैसे सुरक्षित किया और उनका कैसे निपटान किया। सबसे पहले देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम के सामने जो चुनौतियां थी उनमें क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी राजपूतों की। राजपूत। दूसरी थी मराठा की, मराठा शक्ति। और तीसरी शक्ति थी इसके सामने सिख। और एक शक्ति थी जाट। इस तरीके से ये कुछ इसके सामने चुनौतियां थी। यानी इसके सामने जब ये शासक बना तो इसके सामने कुछ चुनौतियां थी, जैसे जाट थे और सिख थे और जी राजपूत थे, मराठा थे। इन सभी से इन सभी चुनौतियों से उसने कैसे निपटान किया, या ये किस तरीके से इसके आगे चुनौतियां बनी, इस सभी को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे राजपूत को। राजपूत। राजपूतों में दो शासक थे, जय सिंह और दूसरे शासक थे अजीत सिंह। जय सिंह जो थे वो आमेर के शासक थे। आमेर के शासक थे और मालवा के सूबेदार थे। यहाँ के सूबेदार थे। और जो अजीत सिंह थे ये मारवाड़ के शासक थे और गुजरात के सूबेदार थे। यानी जो राजपूत थे, राजपूतों में जो चुनौती थी इसके सामने जय सिंह और अजीत सिंह। जय सिंह जो थे आमेर के शासक थे और मालवा के सूबेदार थे, जबकि अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे और गुजरात के सूबेदार थे। अजीत सिंह जो थे ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के पुत्र थे। महाराज जसवंत सिंह के पुत्र थे। तो अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे और जय सिंह आमेर के शासक थे। जब औरंगजेब ने जब औरंगजेब के शासनकाल में जय सिंह से आमेर यानी उनका राज्य और अजीत सिंह से मारवाड़ उनका राज्य, इन दोनों पर जब औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था, तब बहादुर शाह प्रथम ने इन दोनों के साथ मेल मिलाप की नीति को अपनाते हुए मेल मिलाप की नीति मेल मिलाप की नीति को अपनाते हुए इसने जय सिंह के आमेर राज्य और अजीत सिंह के मारवाड़ राज्य को इन्हें वापस कर दिया। लेकिन जय सिंह के मालवा के जो सूबेदार थे जय सिंह और अजीत सिंह जो गुजरात के सूबेदार थे, इनकी सूबेदारी को इन्हें वापस नहीं किया। तो ये तो हुई राजपूत चुनौती कि बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों से कैसे निपटान किया। अब बहादुर शाह प्रथम के सामने दूसरी चुनौती थी मराठा। यानी अब इसके सामने चुनौती थी मराठाओं की। मराठा मराठा में भी जब शिवाजी महाराज की मृत्यु जब 1689 में मृत्यु हो जाती है, तब इनके दो पुत्र थे। एक थे संभाजी महाराज
संभाजी महाराज और दूसरे थे राजा राम। राजा राम की भी मृत्यु 1700 में हो जाती है और इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। इन दोनों से एक पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय या शिवाजी सेकेंड। जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में, तब इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, ये अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर के कोल्हापुर चली जाती हैं। कोल्हापुर चली जाती हैं और वहीं से शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं, यानी कोल्हापुर में जाकर के शासिका बनती हैं। ये तो ही राजा राम की कहानी। दूसरे पुत्र जो थे संभाजी महाराज, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था शाहू। शाहू को जो है औरंगजेब ने 1689 में कैद कर लिया था। जब औरंगजेब ने शाहू को 1689 में कैद कर लिया था, तब बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के साथ मित्रता पूर्वक नीति को अपनाते हुए शाहू को 1707 में, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इसके शासक बनने के कुछ समय बाद, इसने शाहू को कैद से रिहा कर दिया। कैद से रिहा कर दिया 1707 में। अब जो मराठे थे वो दो तरह के कर वसूलते थे। एक होता था चौथ और एक होता था सरदेशमुखी। चौथ जो होता था, जब मराठे किसी क्षेत्र को जीतते थे और जीत करके उन्हें पुनः वापस कर देते थे, यानी उस पर अपना शासन नहीं चलाते थे बल्कि उन्हें ही वापस कर देते थे, तब उस वहां से जो राजस्व प्राप्त होता था, वहां से कुल राजस्व का 1/4 भाग मराठे वसूलते थे, तब उसे चौथ कहा जाता था। और सरदेशमुखी में जब मराठे किसी क्षेत्र को जीतते थे और उस पर अपना अधिकार कर लेते थे, उसे अपने राज्य में मिला लेते थे, तब उसे सरदेशमुखी कहा जाता था। और वहां से जो कुल राजस्व प्राप्त होता था उसका 1/10 भाग मराठे वसूलते थे, इसी को ही सरदेशमुखी कहा जाता था। अब बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया कि बहादुर शाह प्रथम ने सरदेशमुखी का तो आदेश दे दिया, यानी मराठों को सरदेशमुखी वसूलने का तो आदेश दे दिया था, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। यह हुई मराठा शक्ति कि बहादुर शाह प्रथम ने मराठों से किस प्रकार निपटान किया। अब अगली शक्ति आती है सिख, यानी बहादुर शाह प्रथम ने सिखों से कैसे निपटान किया। ये शक्ति थी सिख। सिखों में जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बहादुर शाह प्रथम से मित्रता पूर्वक संबंध रखते थे। यानी बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रता पूर्वक संबंध थे। जब गुरु गोविंद सिंह 7 अक्टूबर 1708 को जब बहादुर शाह प्रथम से मिलने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें नांदेड़ में, जो महाराष्ट्र में एक जगह है नांदेड़, वहीं पर पठानों ने इनकी हत्या कर दी। पठानों ने इनकी हत्या कर दी। जब ये गुरु गोविंद सिंह से मिलने के लिए जा रहे थे, तब पठानों ने इनकी नांदेड़ में हत्या कर दी। आज भी इनके सम्मान में महाराष्ट्र में एक हुजूर ए शाही करके एक गुरुद्वारा है जो इनके सम्मान में बना हुआ है। जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद मुगलों ने सिखों का दमन शुरू कर दिया, तब इनके एक शिष्य थे, यानी गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जिसका नाम था बंदा बहादुर।
जो इनके शिष्य थे बंदा बहादुर जी, यानी इनका जो रियल नाम था वो था लक्ष्मण दास। इन्हें बंदा बहादुर इन्हें उपाधि दी गई थी। तो बंदा बहादुर जो थे, इन्होंने जब मुगलों ने सिखों का दमन शुरू कर दिया, तब इन्होंने हथियार उठाए और मुगलों से संघर्ष किया। लेकिन कुछ समय के बाद 1716 ईस्वी में फारूक सर के काल में फारूक सर के काल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को लोहगढ़ किले से पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। ये हुई चुनौती हमारे सिख, यानी बहादुर शाह प्रथम ने सिखों से कैसे निपटान किया, सिखों से वो कैसे निपट पाया। अब अगली शक्ति आती है हमारी जाट। यानी जो जाट थे, जाट में जैसे गोकुल जाट थे, सूरजमल थे, चूड़ामन जाट थे, और चौथे जाट थे सूरजमल, राजा राम। जो सूरजमल थे उन्हें जाटों का पिलोटो, जो सूरजमल जाट थे उन्हें जाटों का पिलोटो भी कहा जाता है। पिलोटो, जाटों का पिलोटो भी कहा जाता है। इन सभी से भी बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति अपनाई, और इनसे आसानी से निपट पाया बहादुर शाह प्रथम। तो ये कुछ चुनौतियां थी जो बहादुर शाह प्रथम के शासक बनने के बाद उसके सामने आड़े आई, और जिनसे इन्हें संघर्ष करना पड़ा, बहादुर शाह प्रथम को संघर्ष करना पड़ा। 27 फरवरी, अब समय आता है 27 फरवरी 1716 ईस्वी को, 1712 ईस्वी, 27 फरवरी 1712 ईस्वी को 27 फरवरी 1712 ईस्वी को जब ये बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, यानी बहादुर शाह प्रथम बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो जाती है। जब 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, यानी 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से बहादुर शाह प्रथम शासक बनने से लेकर के और मृत्यु तक का सफर कैसे तय किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा, क्या ये जानकारी आपको पसंद आई, क्या आपको ये चीजें पता थी या नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।